200 साल तक राज किया बरे-सगीर पर अंग्रेज़ों ने। माल कमाया, सोना लूटा, वसाइल लूटे, चीन को अफीम का आदी बनाया, चाय की पत्ती के बिजनेस को जकड़ लिया, इंसानी जाने गईं वो अलग। लेकिन फिर 1887 में हिंदुस्तान के लोगों ने, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे, ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए। तो अंग्रेज़ों ने उसे अजीम बगावत का नाम दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो खून की होली खेली और फिर ख़राब फैसलों से फिर भागने के लिए अपना मुंह छुपाने से लेकर पाकिस्तान और इंडिया को एक अजीब तरीके से तकसीम करने से लेकर सिख, हिंदू और मुसलमानों की कत्लो गारत तक, और स्पेशली पाकिस्तान को एक ख़राब पोजीशन में छोड़कर दोनों ममालिक को आज़ादी देने तक, आज उसका एक ग्लिम्स कवर करेंगे, वो भी एक ख़ास पर्सपेक्टिव के साथ। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हमने बचपन से सुना है कि अंग्रेज़ों ने इंडिया पर 200 साल राज किया। ये ओवरऑल एक गलत नंबर है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 1947 में, और अंग्रेज़ों की पहली जंग, जो बैटल ऑफ प्लासी के नाम से मशहूर है, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से बंगाल की हुकूमत अपने हाथ में ले ली, जिसमें मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद की, ये जंग 1757 में हुई। अगर 1757 से 1947 तक देखा जाए तो ये 190 साल होते हैं, 200 साल नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज़ादी से 190 साल पहले अंग्रेज सिर्फ बंगाल पे हुकूमत कायम कर रहा था, बाकी हिंदुस्तान अभी भी सालिम था, जैसे कि मैसूर, मराठा और सिख एम्पायर। हिंदुस्तान कोई छोटा सा मुल्क नहीं था कि इस पर कोई भी आसानी से हुकूमत कर ले। यहाँ तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के हुक्मरान थे। तो अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। मैसूर की स्टेट 1799 में अंग्रेज़ों के हाथ में आई, यानी पहली जंग के तकरीबन 40 साल के बाद। 1818 में अंग्रेज़ों ने मराठाओं को हराया, यानी तकरीबन 60 साल के बाद। और 1849 में सिख एम्पायर भी अंग्रेज़ों के पास आ गया, यानी अंग्रेज़ों को पूरे इंडिया को कंट्रोल हाथ में लेने के लिए 100 साल लग गए, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन और 100 साल तक राज किया। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ के लोगों के बारे में बता दूँ। यहाँ हिंदू मुसलमानों में ख़ास लड़ाई नहीं थी। 17वीं सदी तक हिंदू ईद मनाते थे, मुसलमान उनके साथ होली खेलते थे, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। मुगलों की हुकूमत ओवरऑल एक सेकुलर हुकूमत थी, जहाँ हिंदू और मुस्लिम को सिर्फ एक साथ रहने की आज़ादी ही नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत और त्योहारों में शिरकत भी सिखाई जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, जब अंग्रेज़ों ने 100 साल लगाकर पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की, तो हिंदुस्तानी लोग, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, ने मिलकर बगावत कर दी। और ये बगावत शुरू होती है 1857 से, जब अंग्रेज़ों का मुकम्मल कब्जा है हिंदुस्तान के ऊपर। अंग्रेज़ इस बगावत से परेशान होने लगे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी को अपनाया, यानी कि हिंदू और मुसलमान अगर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो दोनों मिलकर हम अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाएंगे, और हम उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर उन पर राज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने की ये 1857 में रची गई स्ट्रैटेजी इस खित्ते के साथ जो करने वाली थी वो बयान भी नहीं की जा सकती। जस्टिस मर्कंडे काटजू, जो कि एक इंडियन जज हैं, लिखते हैं कि अंग्रेज़ों के कलेक्टर्स हिंदू पंडितों को खामोशी से बुलाकर उनके मुंह में पैसा भर भर कर मुसलमानों के खिलाफ बोलने को कहते थे, और पंडित वही करते थे। फिर वही कलेक्टर्स मुसलमान मौलवियों को सरगोशी में बुलाकर उनके मुंह पैसे से भरकर हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें करने का कहते थे, और ये बिकाऊ मौलवी ऐसे ही करते थे, जिससे हिंदू मुस्लिम झड़पें हुई। इससे हुआ ये कि हिंदू मुसलमान लोग, यानी कि हिंदुस्तानी, मरना शुरू हो गए। अंग्रेज़ों की ये स्ट्रैटेजी अच्छी चलती रही, जिसके दौरान उन्होंने अगले 50 साल और राज किया। लेकिन फिर इसी दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से दूर होते रहे, झगड़े बढ़ने लगे। हालांकि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत भी जारी थी, लेकिन आपसी झगड़े भी रहे। एंट्री होती है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से चाहते थे और मानते भी थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, और इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना मेनली कांग्रेस में शामिल थे और उसके मेंबर भी थे। इस दौरान उन्होंने कोशिशें भी की कि हिंदू मुसलमान मामलात हल किए जाएं, लेकिन यही शख्स जो 1920 तक
हिंदू मुसलमानों को एक मुल्क में रहने की बात कर रहा था, ने 1940 तक एहसास किया कि मुसलमानों पर होने वाला जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर है और डिमांड उठी नया पाकिस्तान बनने की। इस वीडियो में हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों पार्टियों से ज्यादा गलती अंग्रेजों की थी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी अंग्रेजों ने ही शुरू की थी और उनकी इस घटिया हरकत की कीमत हिंदुस्तान के रहने वाले लोग चुका रहे थे। जिन्ना ऑलरेडी एक पॉपुलर शख्सियत थे और जब उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात को सराहा तो मुसलमान लोग भी उनके साथ हो लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों को सड़कों पर निकलने को कहा ताकि जुलूस निकाले जाएं पाकिस्तान के हक में, और लोग निकले भी। लेकिन 1946 में कलकत्ता में निकलने वाली रैली में हिंदू मुसलमान झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। इस वाक़े ने तो हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया और अंग्रेज़ों को समझ आने लगी कि इन मामलात इतने बुरे हो गए हैं कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है। उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर मामलात ख़त्म करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को चुना ताकि वो नेहरू और जिन्ना के दरमियान बंटवारे को मुमकिन बनाए और एक ऐसा एग्रीमेंट हो जिस पर दोनों राजी हों। इन मीटिंग्स के दरमियान डिसाइड किया गया कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी को पाकिस्तान बनाया जाएगा और हिंदू मेजॉरिटी को इंडिया। नेहरू और जिन्ना दोनों इस पर राजी हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने जिस शख्स को मुल्क के टुकड़े करने के लिए मामूर किया वो मौसूफ थे सिरिल रेडक्लिफ, जो कि बरतानिया के एक वकील थे। ये शख्स कभी इंडिया आया तक नहीं था, ये शख्स इंडिया के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। इसको हिंदुस्तान के पुराने नक्शे दिए गए और पुराने मर्दमशुमारी का डाटा दिया गया जो कि इतने ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं थे, और इस शख्स को कहा गया कि सिर्फ 40 दिन से भी कम में इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा तैयार करके प्रेजेंट करें। और इस शख्स ने जो हिमाकतें की हैं जिसको पढ़कर सिर्फ हैरत होती है और शक होता है कि जाते जाते भी अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी पर ही अमल किया है। एनीवेज, रेडक्लिफ ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएं, हिंदू मेजॉरिटी वाले इंडिया को। इस दौरान उसने पाकिस्तान और बंगाल के एरिया को पाकिस्तान में शामिल किया और बाकी सारा का सारा इलाका इंडिया में। हालांकि मुस्लिम लीग का गढ़ सेंट्रल इंडिया था, लेकिन वो हिस्सा इंडिया में ही रहने दिया। कश्मीर का मामला तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस पर पूरी अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। मैं पर्सनली कश्मीर वाली गलती में भी अंग्रेज़ों को ही कसूरवार ठहराता हूँ। इसके साथ साथ रेडक्लिफ ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जो कि चलती हुई सिटीज़ थी जहां मेन बिजनेस होता था, जिससे मुल्क कमाता था, तीनों बड़े शहर उठाकर इंडिया में शामिल कर दिए, जिससे इंडिया को तो एक स्टेबल इकोनॉमी मिली लेकिन पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हुआ। रेडक्लिफ ने लाहौर से इंडिया के पंजाब के रीजन को बहुत ही बेदर्दी से अलग किया। पार्टीशन के बाद झड़पें और बढ़ गईं और बहुत कत्लो गारत हुआ। बहुत से मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से हिंदू और सिख इंडिया की तरफ हिजरत कर गए। 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें गईं। इस दौरान 10 लाख लोग और 40 लाख लोग बेघर हो गए इस दौरान। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को हम पर हुकूमत करनी थी और वो बगावत नहीं चाहते थे। बगावत होने पर उन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, आरएसएस जैसी तंजीमें बनाई, नए फिरके वजूद में आए। डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी की वजह से कत्लो गारत इतना हुआ कि आज तक ये 2 ममालिक सीधे मुंह एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.